नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन 2.0 में। दोस्तों डेली जीके टेस्ट का अगला पार्ट आ चुका है, ये सेट 2 है। सेट 2 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस को। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियो को आपको एंड तक देखना है, लाइक और शेयर कर देना है अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये नया चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और मेन वाले चैनल को तो आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, मिश्रा जी टेक्निकल चैनल को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपको रूल बता दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको वक्त दिया करूँगा जिससे आप भी आंसर कर पाओ। आप लोग आंसर करोगे, अगर आंसर नहीं कर पाते हो तो मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा ही। तो ये सेट 2 है, सेट 1 आ चुका है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। अब उसी प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वीडियोज़ आएंगे डेली। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चलती है? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, किन स्टेशनों के बीच में भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलती है? इस रेलगाड़ी का नाम है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस और ये 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये चलती है दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस 2011 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्यमेव जयते बहुत ही ईजी है, इसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सत्य की ही विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, यही होता है सत्यमेव जयते का अर्थ। इससे रिलेटेड अगर पॉइंट्स की बात करें तो सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते। ठीक है, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? यानी कि भारतीय मुद्रा के नोट की छपाई कहाँ पर होती है? नोटों की छपाई कहाँ पर होती है? करेंसी की छपाई कहाँ पर होती है? तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंसी की छपाई होती है नासिक में। ठीक है, नासिक में छपाई होती है करेंसी की, और वहीं पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है। इसके साथ हैदराबाद में भी छपाई होती है, होशंगाबाद में भी छपाई होती है। अच्छा, टकसाल कहाँ होता है? टकसाल क्या होता है, कहाँ पर है भारत में टकसाल? टकसाल में दोस्तों कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, सिक्कों का निर्माण टकसाल में किया जाता है। भारत में 4 जगहों पर टकसाल है। कहाँ कहाँ पर? नोएडा में है उत्तर प्रदेश, कोलकाता में है पश्चिम बंगाल, ठीक है, हैदराबाद में है तेलंगाना, और मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो 4 जगहों पर भारत में टकसालें हैं। ठीक है, टकसालों में सिक्के बनाए जाते हैं। अगला है, पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र की कथा बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों आचार्य विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है, ये लिखी गई है। अच्छा, पंचतंत्र एक ऐसी रचना है दोस्तों जो बाइबल के बाद, बाइबल जानते हैं आप लोग, बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की जाने वाली ये दूसरी ऐसी रचना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार ट्रांसलेट बाइबल का किया गया है, उसके बाद पंचतंत्र की कथाओं का किया गया है। विष्णु शर्मा जो थे, आचार्य विष्णु शर्मा, इन्होंने की थी, ये गुप्तकालीन के लेखक थे। ठीक है, अगला है, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? इनमें से किस में? एम.एस. स्वामीनाथन को क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं, ये हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, इसी वजह से इनको जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये दोस्तों अनाज उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये है पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम से। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे? दूध से, दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति ये दलहन से संबंधित है। क्लियर है? अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन बताइए, आप भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट करके बताइए। अगला है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1973-74 में 1973-74 के करीब में
वहाँ पर पेड़ों की कटाई बहुत हो रही थी उत्तराखंड में। तो पेड़ों की कटाई बड़ी मात्रा में जो हो रही थी उसी को रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में सुंदर लाल बहुगुणा थे, एक नेता थे, वो सत्याग्रह छेड़ दिए थे। और चिपको आंदोलन के तहत बेसिकली हुआ क्या, जैसा कि मैं आपको इमेज में शो करा रहा हूँ कि जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे। वो पेड़ों की कटाई को रोक रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे पेड़ों की कटाई का। तो इसके लिए वो जाकर पेड़ों में चिपक जाते थे। तो यही कहलाया चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए अब आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? सोने का मूल्य कहाँ पर निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों ये लंदन में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, लंदन शहर इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी, वहीं पर सोने का मुख्य निर्धारण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सोना जो होता है बहुत ज़्यादा लचीला धातु होता है और इसका सबसे ज़्यादा आयात और सबसे ज़्यादा यूज कंजप्शन इंडिया में ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयात भी इंडिया करता है और यूज भी, कंजप्शन भी यही करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है? अमेरिका के पास। नेक्स्ट, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पोखरण परीक्षण जो किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, उसका कोड क्या था? ठीक है, उस मिशन का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑपरेशन शक्ति के नाम से वो जाना गया। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। अब देखिए, ऑपरेशन शक्ति जो हुआ ये हुआ 1998 में, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। एक और परीक्षण इससे पहले किया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भी राजस्थान के पोखरण में, इसका भी परीक्षण किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। ये 1974 में किया गया था। ऑपरेशन शक्ति जो था दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में प्रसिद्ध है? हास्य गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको सूंघने पर हंसी आती है। N2O होता है इसका रासायनिक सूत्र, N2O। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? समुद्र में ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में उसका मुहाना नहीं है? बताइए, इनमें से ऑप्शंस में से देखकर बताइए। बिल्कुल, अगर यमुना लगाया है आपने, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। यमुना नदी जो है दोस्तों, इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी में ही है। ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में संगम पर, त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से निकल करके जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी जो है ये निकलती है इधर मध्य प्रदेश से और उसके बाद जाकर के अरब सागर में गिरती है। ऐसे ही कावेरी नदी का मुहाना जो है ये भी है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है जो समुद्र में ना जाकर के किसी नदी में जाकर के मिलती है। ओके, अच्छा, यमुना नदी से एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, को किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा जय सिंह ने दोस्तों जंतर मंतर को दिल्ली के साथ साथ उज्जैन में भी बनाया था, वाराणसी में भी बनवाया था और मथुरा में भी बनवाया था, जयपुर में भी बनवाया था। ठीक है, तो दिल्ली का जंतर मंतर जैसे है वैसे वाराणसी में भी, मथुरा में भी, उज्जैन में भी और जयपुर में भी ये स्थापित किया गया था। अच्छा, जय सिंह जो हैं दोस्तों ये राजस्थान के राजा थे और इन्होंने जयपुर की स्थापना की अपने नाम से। ठीक है, जयपुर जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो राजस्थान के ये राजा थे महाराजा जय सिंह, इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का नेशनल गेम है? टेबल टेनिस देखिएगा दोस्तों, चाइना का नेशनल गेम है। ठीक है, चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ये कौन से देश का क्या नेशनल गेम है, ये दोस्तों क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा जल्द ही। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग डेली जीके टेस्ट जो पढ़ते चलेंगे, इसमें कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक मिलेंगे जिनको लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो इस पर भी आपको वीडियो मिलेगी।
आपको क्या करना है, आपको हमें याद दिलाना है। जैसे वीडियो में कोई सा ऐसा कंटेंट मिलता है जिस पर आपको लगता है कि इस पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा। अगर आप लोग दोस्तों डेली रूटीन बना लोगे कि सुबह में डेली करंट अफेयर की वीडियो देखनी है और शाम को डेली जीके टेस्ट देना है, ये दोनों अगर रूटीन बना लिए तो फिर समझिए ये जीके जीएस वाला पोर्शन आपका 100% कंप्लीट हो जाना है। बस आपको रेगुलर हो जाना है। रेगुलरली आप लोग मॉर्निंग में देखिए करंट अफेयर की वीडियो और इवनिंग में डेली जीके टेस्ट देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आप कोई भी एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के एग्ज़ाम दे सकोगे। तो आपको रेगुलर हो जाना है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करते रहो। वीडियो का रिस्पांस अगर अच्छा आता रहेगा तो मैं हमेशा के लिए इसको कंटिन्यू रखूँगा। डेली जीके टेस्ट भी, जैसे डेली करंट अफेयर कंटिन्यू रहता है, रोज़ाना आता है, वैसे ये भी मैं दूंगा, लेकिन अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा दोगे तब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी बहुत ईजी होना चाहिए, सभी लोग आंसर कर लेने चाहिए इसको। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे रासलीला हो गया, झूला, कजरी, ठीक है, और जैता, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नौटंकी भी उन्हीं में से एक है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। अंगूर एक फल है, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है? आप लोग जैसा कि जानते हैं सोडियम की एक खूबी होती है कि अगर ये जल से क्रिया करता है तो ये आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जलने लगता है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि सोडियम अगर पानी में डाल दो तो आग निकलने लगती है, पानी में आग लग जाती है, तो वो सोडियम के कारण ही होता है, पानी में आग लगना। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? सोडियम को दोस्तों केरोसिन में रखा जाता है। मिट्टी का तेल आप लोग सुने होंगे, मिट्टी का तेल या केरोसिन, तो केरोसिन में रखा जाता है सोडियम धातु को। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले मानव द्वारा यूरेनस ग्रह को खोजा गया था। यूरेनस को, यूरेनस यानी अरुण ग्रह को, अरुण ग्रह को सबसे पहले खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1781 में, ठीक है, ईस्वी में विलियम हर्सेल द्वारा खोजा गया था। विलियम हर्सेल ने इसे खोजा था। अच्छा, अब आप सोचेंगे सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, तीसरे नंबर पर आता है अरुण का स्थान, तो ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले ये देखा गया? तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ ये कि मान लीजिए पृथ्वी ये है, अगर ये दूरबीन से यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है जो बड़ा वाला ग्रह हो वो इधर कहीं घूम रहा हो, इस चक्कर लगा रहा हो, और सामने यूरेनस ही पहले पड़ा हो। ओके, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके चारों तरफ 9 वलय होते हैं। अच्छा, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दो ग्रह एक ऐसे ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह ही चक्कर लगाते हैं। बाकी के जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तभी तो हमको दिखता है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी चक्कर लगाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन यूरेनस और वीनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन, तो दोस्तों भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में ही हो गया था। 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ और एक साल बाद ही पहला इसमें संशोधन करना पड़ गया था। संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है। संविधान के तीनों जो अंग हैं संसद के, उनकी सहमति जरूरी होती है किसी भी संविधान के संशोधन करने में। अच्छा दोस्तों, 1976 में 1976 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और ये इतना बड़ा था कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। इसे लघु संविधान भी कहा जाने लगा। हुआ क्या था 42वें संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य डिसाइड किए गए थे कि नागरिकों के ये मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे।
दोस्तों अमेंडमेंट पर मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पुरानी वीडियो है, 3 साल पहले मैंने बनाई थी, तो बहुत ही सिंपल में है। इस पर एक बढ़िया से डिटेल वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा करने वाला, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के। अच्छा, कल्पना चावला ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हुई। और अभी अमेरिका में, आपको याद हो, अभी अमेरिका में करंट अफेयर में बताया था मैंने कि एक वहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसने कल्पना चावला जी के नाम पर उनके सम्मान में एक अंतरिक्ष यान भेजा है, ठीक है, स्पेस में, SS कल्पना चावला जी के सम्मान में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अस्थायी कठोरता से रिलेटेड करके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो यही हो गया कि किसका प्रयोग करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। अब ऐसे ही अस्थायी कठोरता भी होती है। अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं? तो दोस्तों अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बुझा चूना हो गया, दूधिया चूना हो गया, ये सब डाला जाता है, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किन कारण से अस्थायी कठोरता आती है? तो दोस्तों जल की अस्थायी जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट घुल जाते हैं तो उसके कारण हो जाती है, ठीक है। और वहीं अस्थायी कठोरता की बात की जाए तो अस्थायी कठोरता जो होती है उसमें अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट और भी जो लवण होते हैं वो अगर घुल जाते हैं तब अस्थायी कठोरता आ जाती है। अगला है, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो जो गेम होता है दोस्तों, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है कि कौन से खिलाड़ी में, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, जब भी मैं आपको बोलूँ कि इस पर वीडियो दी गई है तो आपको करना क्या है, सिंपली MGT ऐप ओपन करना है। MGT ऐप ओपन करने के बाद ऊपर ही वहीं होम पेज पर वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, वॉइस सर्च में आपको बोल देना है। इसके लिए आप डेली GK टेस्ट जब देने बैठो तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठो, उसमें जो जो भी टॉपिक आए जिस पर मैं कहूँ कि आपको कि इस पर वीडियो बनी हुई है, आप उसको नोट डाउन कर लो। जैसे ही ये डेली GK का टेस्ट कंप्लीट हो तुरंत उस वीडियो को जा करके देख लो। तुरंत ही देख लोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से, प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हो तो GK GS आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस साथ साथ चलते रहना है, ठीक है। जो जो मैं कहूँ वो करते रहिए, आप लोग GK GS में महारत हासिल कर लोगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए। अब देखिए दोस्तों, ब्यास नदी बिल्कुल है, सतलज नदी ये भी है, रावी नदी ये भी है। चंबल की जगह यहीं अगर चिनाब होता, ठीक है, चिनाब नदी अगर होती तो वो होती सिंधु नदी की सहायक नदी, लेकिन यहाँ पर चंबल नदी है। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाकर के मिलती है। चिनाब नदी जो होता वो करेक्ट आंसर होता। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, इस पर ट्रिक वाली वीडियो मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। सिंधु नदी दोस्तों, ये 5 नदियां जो हैं जा करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिलती हैं सिंधु नदी से। कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम और रावी। इन 5 नदियों की वजह से ही ये 5 नदियां एक साथ जहां पर बहती हैं, इसी वजह से उसे पांचाल कहा जाता था और उसी का नाम आगे चल करके चेंज होकर पंजाब पड़ा, ठीक है, पंजाब पड़ा। लेकिन भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, आधा पंजाब हम लोग की तरफ आया, आधा पंजाब उन लोग की तरफ गया पाकिस्तान में, और वो बंटवारा हुआ था नदियों के बेसिस पर ही, मतलब कि 3 नदियां उनको मिली, 3 नदियां हमको मिली थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। लुई पास्चर को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? ये तो बिल्कुल ईजी होना चाहिए जी। लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। अभी विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 28 सितंबर को। करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। इसकी थीम आपको याद होगी क्या? 28 सितंबर 2020 को जो विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ठीक है। तो रेबीज के टीके का खोज किया था लुई पास्चर ने, इस वजह से इनकी पुण्यतिथि पर यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, लट्टू का घूमना किसका उदाहरण होता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सभी की परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ, सभी को समझा दे रहा हूँ, आप लोग ऑटोमेटिक ही इसका आंसर जान जाओगे।
घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल मतलब घिसना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, घिसना। जो बल घिसने से उत्पन्न होता है, जो घिसने का यानी कि जो स्लिप का विरोध करता है, जो फिसलने का विरोध करता है, उसे कहते हैं घर्षण बल। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व जुड़ा है, गुरुत्व यानी पृथ्वी समझ लीजिए। तो जो भी ग्रह, जो भी पिंड होता है उसका अपना गुरुत्व बल होता है जो अपनी तरफ खींचता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग मान के चलेंगे। कहीं जब और ग्रह की बात होगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग होगा। ठीक है। अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिमुख बल, इसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ये दोनों लगभग सिमिलर होता है। इसकी डिफिनीशन कैसे? देखिए, कोई भी पिंड है अगर वो किसी बीच में किसी केंद्र बिंदु को मान करके उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसकी अगर अंदर की तरफ उसमें फोर्स लग रहा है तो वो केंद्र की तरफ बल लग रहा है तो उसे केंद्राभिमुख बल कहेंगे, यानी अभिकेंद्र की तरफ। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल इसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर जस्ट इसी के विपरीत में लग रहा है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ उसको लग रहा है, बल का एहसास हो रहा है, तो वो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति चला रहा है, कोई कार चला रहा है, अगर वो मोड़ पर मुड़ता है, ठीक है, तो देखते होंगे रोड पर मोड़ पर झुकान होता है। ठीक है। थोड़ा सा झुकाव होता है। रोड को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे जो तेज़ स्पीड वाली कारें आए वो अंदर की तरफ अपना अभिकेंद्र बल बना करके आगे से निकल जाए। ठीक है। एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता। तो ये जो झुकाव होता है ये तो अभिकेंद्र बल के लिए होता है। लेकिन जब कार यहाँ से जब ड्राइवर निकालता रहता है तो ड्राइवर इसके अपोजिट साइड में झुकता है। ठीक है। अपोजिट साइड में उसको बल लगता है, एहसास होता है। तो ड्राइवर को जो एहसास होता है वो अपकेंद्र बल का एहसास के कारण होता है, और जो कार झुकती है वो अभिकेंद्र बल के कारण झुकती है। क्लियर है? अपकेंद्र बल अंदर की तरफ लग रहा है और अंदर से बाहर की तरफ जो लगेगा उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। एक्चुअली में ये आभासी बल होता है, ये फील होता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लगता नहीं है। नेक्स्ट, मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित, किसके द्वारा डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत से लोग इसमें से यूज़ भी करते होंगे। तो दोस्तों ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस या iOS इसे कहते हैं। ठीक है। iOS या मैक ओएस एप्पल का ही है, एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड दोस्तों ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? गूगल का। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कलर्ड ओएस, कलर्ड ओएस, जो लोग ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे वो कलर्ड ओएस का यूज़ करते होंगे। वो कलर्ड का iOS, वो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड होता है। ठीक है। वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों विंडोज़। ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जब राष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, दोनों पद रिक्त है, तो फिर उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? हालांकि अभी तक शायद ऐसी कंडीशन कभी आई नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है। जब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति नहीं हो जाती है। अगला, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? दोस्तों बहुत बार मैंने इसको बताया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं जिन्हें CAPF कहा जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है, बहुत ही अच्छी से डिटेल वीडियो है, इसको देखिएगा ज़रूर। अब इस CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेज कौन कौन सी हैं? एक है दोस्तों SSB, BSF, असम राइफल्स, CRPF, ITBP, CISF और NSG। तो ये 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसमें आपको मिलेगा रेलवे सुरक्षा बल जो कि RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे की है, इस पर गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि ये गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? वर्तमान में दोस्तों भारतीय रेलवे जोन में कितने रेलवे जोन की संख्या है? 18। ठीक है। 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही में बना है। कौन सा? ये हेडक्वार्टर्ड है विशाखापत्तनम में, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन 18वां रेलवे जोन है। 17 रेलवे जोन जब थे तब मैंने आपको एक ट्रिक वाली वीडियो दी हुई थी,
उस ट्रिक वाली वीडियो को देख लीजिएगा। 18वां रेलवे जोन मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। उस 17 में 18 आप लोग जोड़ देंगे। 18वां रेलवे जोन का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन नाम है इसका। नेक्स्ट, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। गंगा नदी को वहाँ पर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब गंगा नदी गई बांग्लादेश में पहुंची तो उसे पद्मा नदी कहा गया, और ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से होकर के आती है वो जब पहुंची तब उसे जमुना नदी कहा गया। अब ये दोनों जब मिल करके जाती हैं, गिरती हैं सुंदरवन के डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना, ठीक है। जब ये पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मिल जाती हैं जाकर के, तो उस संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं नदियाँ। नेक्स्ट, एक जनरेटर जो होता है वो रूपांतरित करता है किसे? जनरेटर किस एनर्जी को किस में चेंज करता है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझिए, इनपुट और आउटपुट दो ही चीज़ ध्यान रखना है आपको। बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। कोई भी आप लोग वो डिवाइस अपने दिमाग में इमेज बसा लीजिए, उसमें सोचिए कि क्या इनपुट जा रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है। जैसे एक जनरेटर है, जनरेटर में क्या करते हैं, हैंडल से उसके हत्थे को घुमाते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, तब उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। बहुत से एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। विद्युत बल्ब में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर वो प्रकाश के रूप में यानी हमको लाइट देती है। तो यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आप माइक यूज करते हैं, माइक में क्या होता है, हम लोग वॉइस एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है माइक, ठीक है। वॉइस एनर्जी लेकर के वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो यानी वॉइस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। स्पीकर जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट करता है। वो क्या करता है, वो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और हमें वॉइस सिग्नल देता है जो हमें सुनाई देता है, ठीक। ऐसे ही आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि इनपुट क्या दिया जा रहा है और आउटपुट क्या निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को हैंसेंस रोग भी कहा जाता है। क्या? हैंसेंस डिसीज भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरिया के तहत होता है ये रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के कारण में दोस्तों महात्मा गांधी जी और बाबा आमटे, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत से कुष्ठ रोगियों की मदद की थी। एक्चुअली में मेन रीज़न ये था कि कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, सफ़ेद चिन्ह हो जाते हैं। तो ऐसे में जो समाज होता है उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखने लगता है। तो फिर उन्हीं समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी, बाबा आमटे, इन लोगों ने भी अभियान वगैरह चलाए थे, ठीक है। तो कुष्ठ रोग दिवस भी इसी वजह से मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की याद में, वो भी। और वो कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है। पुण्यतिथि कब होती है आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। शहीद दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन बता दीजिए आज का, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कमेंट करिए, बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। 30 क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग अगर शेयर करोगे तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा हमेशा के लिए। और अगर आप लोग रेगुलर इससे जुड़ जाते हो इस सीरीज़ से, तो आपका जीके जीएस भी करंट अफेयर की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब किए रहोगे तो इस पर भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।